और मैं आज के टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं एक मूवी से, दलदल। दलदल एक मूवी है, जिन्होंने भी देखी होगी वो अपना वाई टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपका चैट ओपन कर दिया गया। वैसे तो एंटरटेनमेंट है, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से, एक मनोचिकित्सक के हिसाब से और एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट के हिसाब से अगर आप इस मूवी को देखेंगे, उस नजरिए से देखेंगे, या एक जागरूक पेरेंट के हिसाब से इस मूवी को देखेंगे, तो पूरी जो मूवी है ये तीन करेक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है। जिन्होंने भी देखी है और जिन्होंने नहीं देखी है श्वेता जी कह रही है नहीं देखी है। नहीं देखी है श्वेता जी तो एक बार देखना, तब आपको समझ में आएगा कि पेरेंटिंग को समझना, पेरेंटिंग को देखना, उसको जानना और बच्चों की सही परवरिश क्यों जरूरी है। आज हम जो भी हैं, हम बचपन का ही परिणाम है। एक एज के बाद अगर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है, यस सर जरूर देखिए, देखेंगे बिल्कुल। तीन करेक्टर हैं इसमें, भूमि है आईपीएस के रूप में, और दो क्रिमिनल हैं, वन और टू। और मजे की बात यह है कि तीनों का ही बचपन खराब है, लेकिन एक आईपीएस है, वो अपने बचपन से लड़ रही है, और दो करेक्टर जो हैं वो क्रिमिनल हैं, वो अपने बचपन से लड़ रहे हैं, क्योंकि बचपन में उनके साथ में गलत कार्य हुए, उनको सही दिशा नहीं मिली, लोगों ने उनका इस्तेमाल किया। जिसमें ये लड़की है, इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, बदले की भावना थी, इसने जैसे तैसे करके इस लड़के को इस्तेमाल किया। ये लड़का भी खुद ड्रग एडिक्ट था, इसका भी बचपन के अपने ट्रॉमा है। और इन दोनों को जो सर्च करती है वो ये करती है क्योंकि इसमें आपका क्राइम हो रहा था, तो क्राइम को इन्वेस्टिगेट ये करती है। इसके अपने ट्रॉमा होते हैं बचपन के, क्योंकि इसकी माँ जल के मर गई थी। इसकी माँ हमेशा कहा करती थी तू कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी माँ तो वो आईपीएस नहीं बन पाई, पुलिस कांस्टेबल या पुलिस में थी, तो वो वहीं तक ही रह गई। तो उसने इस पे इतना प्रेशर बना रखा था कि उस प्रेशर के कारण उनके आपस के रिश्ते खराब हो रहे थे। अब ठीक है, ये आईपीएस तो बन गई थी, लेकिन इसके भी अपने दर्द थे, इनके अपने, जो बार बार इसको बचपन में ले जाते थे। तो इसीलिए बचपन जो है समझना बहुत जरूरी है। और हम बार बार जैसे ही कहते हैं, ये हम लोग ऐसा नहीं कोई हमारी कोई टैगलाइन है, ये सच्चाई यही है कि परवरिश जो है एक आध्यात्मिक यात्रा है। परवरिश एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें हम खुद की परवरिश के साथ साथ, बच्चे की परवरिश के साथ साथ हम खुद की परवरिश कर रहे थे। और आज हम बात करने जा रहे हैं टेंट्रम की। यानी कि बच्चे का जो गुस्सा है, जिसको हम टेंट्रम के नाम से जानते हैं, उसका भविष्य पे जो है बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यूं तो टेंट्रम के बारे में हम सब जानते ही हैं कि टेंट्रम एक प्रकार का व्यवहार है जिससे बच्चे शो करते हैं कि कोई चीज उन्हें पसंद नहीं है। इसके अंदर रोना, चिल्लाना, फर्श पर लेट जाना, मारना पीटना, चीजों को फेंक देना, कई प्रकार के आप टेंट्रम देख सकते हैं। जो सबसे खतरनाक लेवल पे होता है दूसरे को चोट पहुंचाना या खुद को चोट पहुंचाना। तो उस पर डिपेंड करता है कि माँ की इमोशनल स्टेट कैसी है, माता पिता के आपस के रिलेशनशिप कैसे हैं, घर का एनवायरनमेंट कैसा है। इन सब चीजों पे, गर्भावस्था के टाइम पे माँ की हेल्थ कैसी थी, मानसिक स्थिति कैसी थी, उन सब पे डिपेंड करता है कि बच्चे का टेंट्रम जो है कैसा है, ये प्रॉब्लमेटिक है या नॉन प्रॉब्लमेटिक है। टेंट्रम तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये प्रॉब्लमेटिक रहेंगे या नॉन प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। अब हम अगली बात अगर करते हैं, तो टेंट्रम की आज बात मैं क्यों कर रहा हूं, टेंट्रम की बात हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि टेंट्रम जो है बेसिकली ये हमारे डेवलपमेंट का, ब्रेन डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। पहले हमें समझना पड़ेगा, ये कोई बुरी चीज नहीं है टेंट्रम अगर बच्चे शो करते हैं। ये तो बेसिकली एक व्यवहारिक जो है, एक स्वाभाविक जो है हिस्सा है ब्रेन डेवलपमेंट का। जब ब्रेन डेवलप होता है तो तीन पार्ट में डेवलप होता है। पहला ब्रेन डेवलप होता है सर्वाइवल ब्रेन, इसके बाद होता है लिम्बिक ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, और इसके बाद होता है रेशनल ब्रेन। तो शुरू के जो साल होते हैं वो बच्चे के सर्वाइवल ब्रेन के सहारे चलता है, 2 साल तक मान लो। फिर इसका धीरे धीरे जो है इमोशनल ब्रेन की तरफ आता है, 7 8 9 10 साल तक मान लो। फिर इसका रेशनल ब्रेन की तरफ आता है, और 14 साल तक आते आते फिर इस पे काम होना शुरू हो जाता है, और 18 से 20 साल तक आते आते रेशनल ब्रेन पूरा व्यस्त हो जाता है। बहुत ज्यादा मैक्स टू मैक्स मान लो 25 साल तक। यूं तो बच्चे अपने ही एक्सपीरियंस से, अपने ही इमोशन से खुद डील करना सीख रहे होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की जब बात आती है तो यह चीज काम नहीं करती, जो हम खुद से कह रहे हैं डील करना, जो सीखने वाली बात है।
तो बच्चों का जो गुस्सा करना कह लो, जैसे टेंट्रम कर लो, ये बेसिकली क्या है, एक उनके विकास की एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर इस टेंट्रम को मैं एक तूफान मान लूं और ये तूफान ऐसा हो जाए कभी ना थमे, तो ये पौधे को अगर सहारा ना मिले, अगर इस पे कोई स्टिक लेके हम कोई सहारा ना क्रिएट करें, तो ये पौधा तबाह हो सकता है, या ये पौधा जो है वो नहीं होगा ये जो होना चाहिए था। तो इसीलिए टेंट्रम को समझना बहुत जरूरी है। और हम अक्सर बात करते हैं, जब हम कई बार अपनी बहनों से बात करते हैं परवरिश के बारे में, तो वो फोन करके एक ही बात बोलती हैं कि सर आपको नहीं मालूम कितनी प्रॉब्लम है। रितु जी से बात करती हैं, तो बात तो बच्चे के लेकर आते हैं, चाइल्ड के लेकर आते हैं, लेकिन पता चलता है ये रिलेशनशिप पे आ गई है। और रिलेशनशिप से पता चलता है कि ये जो है पति पर आ गई है, हस्बैंड पर आ गई है। और जब हस्बैंड पर आती है, तो मैं स्क्रीन पर देखता हूँ, राइट। तो इसमें कई मदर्स हैं और हमारे पास में कुछ ऐसे हैं जो फादर हैं। तो फादर, आप डोंट माइंड, ये आपके बारे में नहीं है, आप अवेकन फॉरेन फादर हैं। लेकिन एक बड़ा परसेंटेज जो ये होता है कि हस्बैंड के अपने ही दर्द होते हैं, अपने ही उनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। क्योंकि उनको क्या होता है, उनको माँ को भी देखना है और उनको पत्नी को भी देखना है। वो दो दो स्त्रियों से जो है जूझ रहे होते हैं, और इसमें अगर उसकी उनकी बेटी हो गई तो एक बेटी को और संभालना होता है। ऐसे ही सेम जब पत्नी की बात आती है, तो पत्नी जब एक बच्चे को टेंट्रम को हैंडल कर रही होती है, तो अगर उसके पति की परवरिश सही नहीं हुई है, इग्नोर परवरिश हुई है, या उसको बच्चा जो है बचपन में जिद सारी पूरी कर दी हो गई होती है, तो इनके आपस में रिलेशनशिप इशू होते हैं। तो हम अक्सर ये कह देते हैं कि एक पत्नी जो है वो एक बच्चे को नहीं, वो दो बच्चों को संभाल के चलती है, एक अपना बच्चा और एक अपनी सास का बच्चा। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। बहुत प्रॉब्लम है जी, बहुत प्रॉब्लम है। कायदे में तो शादी से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, इसके बाद शादी होनी चाहिए, लेकिन हम सबको शादी कितनी जल्दी होती है ना, क्योंकि मिठाई खानी है इसलिए, और बस समाज को दिखाना है इसलिए, जल्दी से बधाइयां सुननी है इसलिए। नहीं तो ये बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक प्रक्रिया है, लेकिन ये अज्ञानता के कारण जो है दुख और दर्द का सफर बन के रह जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं, जब टेंट्रम चाहे बड़ा हो चाहे व्यक्ति हो, मैं इसको बड़े से स्टार्ट करता हूँ। मैं एक जगह नौकरी कर रहा था जनाब, माधव यूनिवर्सिटी में आज भी हूँ, वहां मैं डीन के पद पे कार्य कर रहा हूँ। और हमारे ऊपर एक पोजीशन पे एक नया बंदा आया जो हायर पोजीशन पे अपॉइंट किया गया। उसको डे वन से एलर्जी थी, भगवान जाने किस बात से एलर्जी थी। लेकिन वो धीरे धीरे आके हमको कुछ, हालांकि वो मुझसे बचता था इंट्रक्शन करने से, लेकिन क्योंकि हम पेरेंटिंग के सेगमेंट में हैं, मैंने बहुत ही जल्दी अपने साथ के जो कलीग थे, मैंने उनको कहा कि एक बात बता दूं मैं आपको, ये बंदा जो है, जो मेरे से एलर्जी कर रहा है, या ये बेसिकली सारा खेल वैलिडेशन का है, अटेंशन सीकिंग का है। इसका 100% पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। 100% इसकी सेल्फ वर्थ का इशू है इसका। सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं, कि मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग का इशू है। क्योंकि जब आप ऊपर लीडरशिप पे आते हैं, मैं इसलिए पहले रियल लाइफ से शुरू कर रहा हूं, कि कल आपके बच्चे भी या तो नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे या नेतागिरी करेंगे। नेतागिरी वाले तो आप है नहीं, अगर यहाँ होते ही ना आप। तो दो, हम मध्यम वर्गीय परिवार हैं, हमारे पास दो ही तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो हमारा बच्चा नौकरी करता है या हमारा बच्चा व्यवसाय करता है। अगर नौकरी करता है तो अपने से नीचे वाले जो सबऑर्डिनेट है उनको भी हैंडल करना आना चाहिए, और अपने से ऊपर वालों को भी हैंडल करना आना चाहिए। और अगर हमारा बच्चा बिजनेस करता है तो बिजनेस में क्लाइंट के साथ डील करना आना चाहिए, तो और बिजनेस के जो उतार चढ़ाव हैं उनको भी मैनेज करना आना चाहिए। इसीलिए परवरिश, देखो हम जो हमारा नया टैगलाइन है वो है परवरिश से समृद्धि की ओर। यानी कि परवरिश अगर आपकी ठीक हो गई तो ये समृद्धि की ओर आपको लेकर जाएगी, जो हम खुद महसूस कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। हमारी परवरिश की यात्रा भी बहुत धीरे धीरे चल रही है, कछुए की चाल चल रही है। और अभी कछुए की चाल में तो भी एक बहुत बड़ा गड्ढा आगे कर दिया गया है, ना तो उसके अंदर पानी है ना कुछ है। यानी कि आपको पता होगा, पाठशाला का पेज सस्पेंड करा दिया गया स्ट्राइक डलवा के, राइट, और कोर्ट केस अलग से कर दिया गया है। तो वो थोड़ा सा एक हर्डल आया है, लेकिन डजन मैटर, धीरे धीरे ये कछुआ उसको भी पार कर जाएगा। क्योंकि प्रकृति संघर्ष उन्हीं को देती है जिनके अंदर क्षमता होती है। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके ही जबरदस्त होते हैं। आप ये मान लीजिएगा, अगर आपके सामने संघर्ष आ रहा है तो आप भाग्यशाली हैं कि प्रकृति ने आपको चुना है। क्योंकि प्रकृति उसी को चुनती है जिसके अंदर क्षमता होती है। तो मैं वापस आ रहा हूं, तो अब क्या था, वो सेल्फ वर्थ का इशू था।
जब मैंने पता करवाया कि भाई पता करो इनके फादर का क्या सिस्टम है, इनके बचपन का क्या सिस्टम है, तो पता चलता है कि इस बंदे को, जो हमारे डिपार्टमेंट मतलब यूनिवर्सिटी में आके अपॉइंट हुआ था, उसके पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, नंबर वन। पिता बहुत अच्छी पोजीशन पे रहे होंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाया, लेकिन बच्चा सक्सेसफुल नहीं हुआ, दूसरा भाई सक्सेसफुल हो गया, यानी कि कंपैरिजन रहा। तो ऐसे में जब कंपैरिजन रहता है, परिवार का सपोर्ट नहीं रहता है, सेल्फ वर्थ का इशू रहता है, तो बच्चा जो है, चाहे बड़ा हो जाए, मेरे से भी उम्र में आदमी थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन हमेशा जो है वो सेल्फ वर्थ की खोज में रहेगा, वैलिडेशन की खोज में रहेगा। उसके लिए चाहे उसे गलत रास्ते पे जाना पड़े, चाहे सही रास्ते पे जाना पड़े, लेकिन उसको आई एम समथिंग वाला फीलिंग तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए बचपन बहुत जरूरी है। बचपन में बच्चों को हम क्या क्या शब्द बोल रहे हैं, कैसे कैसे बोल रहे हैं, हमें बिल्कुल एकदम जागरूक रहना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जब टेंट्रम को मैनेज नहीं किया था, तो आपने बहुत सारे कैसे भी एग्जाम्पल देखे होंगे, सबको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है, दूसरे के पास अपनी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी हल्की सी लग गई, या आपने किसी और को देखा हो, सामने वाला उतरेगा और 20 सड़क में ही हाथापाई शुरू कर देगा। भाई क्यों कर रहा है भाई हाथापाई? जब गाड़ी का इंश्योरेंस है और आप गाड़ी ले रहे, थोड़ा स्क्रैच आ गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, जब गाड़ी सड़क पे निकलेगी तो स्क्रैच तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन सामने वाला बंदा मरने मारने को तैयार हो जाता है, दे दनादन दे दनादन, 20 सड़क पे जाम लगता है, लग जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे बच्चे, ये बेसिकली इनके अंदर वो बच्चा छुपा हुआ है जिसका सेल्फ कंट्रोल जो है फेल है। क्योंकि टेंट्रम असल में भावनाओं को संभालने की मदद की पुकार है। अगर बचपन में टेंट्रम को मैनेज नहीं किया, सपोज बच्चा ने टेंट्रम शो किया और वो फर्श पे लेट गया, अगर माता पिता ने दो ही काम करेंगे जी। माता पिता या तो उसकी बात मान लेंगे, अगर उसने कहा जी मुझे एक खिलौना चाहिए, अच्छा भैया मेरे बाप तू ले खिलौना ले ले। अब बच्चे के ब्रेन को समझ में आ गया भाई लेट जाओ, बस तमाशा क्रिएट कर दो, जब तमाशा क्रिएट हो जाएगा तो ये अपने आप ही जो है खिलौना लाके मेरे को देंगे ही देंगे। राइट। अभी मैं किसी के क्वेश्चन नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पर, ये बेसिकली, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे हम लोग। तो अभी हम केवल और केवल, मैं डियर पेरेंट्स से कहता हूं, केवल और केवल भगवान ने दो कान दिए हैं, केवल सुनो। भगवान ने दो आंखें दी हैं, केवल देखो। एक जुबान दी है, यानी कि बोलो कम। और यही, जब आपके अंदर काबिलियत आएगी, लिसनिंग हैबिट, कम्युनिकेशन स्टार्ट लिसनिंग से होता है। ये वेबिनार आपको नॉलेज देने के लिए है, इसीलिए आपको इस वेबिनार के अंदर नॉलेज गेन करनी है। आपके जो पर्सनल सवाल हैं वो लास्ट में देखेंगे, क्या मैटर है, कैसे है। राइट, अभी आप फिलहाल इसको देखिए, तो मैं इसमें बोल रहा हूँ गुरजीत जी को। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, तो होता क्या है, अब बच्चे के माइंड में सेट हो गया, या फिर आपने बच्चे के दो लगा दिए, एक काम करो उसको लेके चलो, तो बच्चे के अंदर वो भी हो गया कि अच्छा मारना ही सब कुछ होता है। अब बच्चे को तो आपने मार के टेंट्रम या डरा के उसको उसको सप्रेस कर दिए, लेकिन बच्चा क्या करेगा? यही बच्चा आगे जाके या क्लास में जाके दूसरों बच्चों को हिट करेगा, क्योंकि उसको समझ में आएगा हिट करके ही अपनी बात मनवाई जाती है। यानी कि दोनों मामलों में ही परवरिश फेल है। इसीलिए टेंट्रम को समझना और टेंट्रम को मैनेज करना अपने आप में एक स्किल है। समझना तो आसान है, लेकिन इसको मैनेज करना अपने आप में स्किल है। और यही अगर टेंट्रम मैनेज नहीं होता, तो ये बड़े होके बड़ा आपका यंग एज में आपको दिखाई देता है। यहाँ पे समस्याओं से सुलझाने के बजाय व्यक्ति जो है चीखने का सहारा लेता है। आपके रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे, जरा सी कुछ समस्या आती है तो शाउट करते होंगे, चिल्ला के पड़ते होंगे। ये वही लोग होते हैं, हम, मैं खुद ऐसी था। हम तो, भगवान का आशीर्वाद हो गया हमारे ऊपर कि तपस्या कर करके, साधना कर करके हम इस लेवल तक पहुंच गए कि शांत रहते हैं हर परिस्थिति के अंदर। राइट। तो अब इसके कारण क्या है, जो आपके, जो अगर मान लीजिए भावनाओं पर अगर आपने नियंत्रण खो दिया, तो इससे इंटरनल जो है पतन तो होना ही होना है। जो बच्चा अपने गुस्से को शांत करना यानी सेल्फ सूट नहीं करना सीख पाता, वह भीतर से एक स्थायी तूफान में बदल जाता है। और बचपन का यह अनसुलझा तनाव वयस्कों में गंभीर एंजाइटी का रूप लेता है, और अचानक होने वाले आउटबर्स्ट का रूप ले लेता है। अचानक ही हुआ, अभी हम जेल का एग्जांपल दे रहे थे अपने प्रोग्राम के अंदर, कि जेल के अंदर आप चले जाइएगा और जो भी आपको लगेगा कि यार चेहरे से बिल्कुल ठीक बंदा लग रहा है या नहीं लग रहा है, दोनों से पूछ लेना, तो उनमें सबसे बड़ा कारण ये होगा कि उनको 5 सेकंड के लिए समझ नहीं आया क्या करना है, और उन्होंने अपना कांड कर दिया, यानी कि मर्डर कर दिया। क्योंकि मैं कई लोगों से मिलता हूं, तो वहां पे ये निकल के आता है जी, बस 5 सेकंड की बात थी केवल, उस 5 सेकंड मुझे किसी ने रोक लिया होता ना, तो आज मैं जेल में ना होता, और मेरा जो मर्डर जिसका हो गया वो भी जिंदा होता। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये परवरिश। खाली ये ऐसा ही नहीं है
कि खाली बच्चों को खिलाना पिलाना और बड़ा करना और बस स्कूल भेजना और किसी तरह से उनको जीवन यापन के लायक बना देना, इतना नहीं है, इससे बहुत बढ़कर है। तो ये अंदर का जो तूफान है, इसको सेटल करना बहुत जरूरी है, जो बचपन में ही होता है, अगर सही पेरेंटिंग की जाए तो। इसके साथ ही साथ क्या है, गंभीर परिणाम। किस तरह के गंभीर परिणाम मैं की जिक्र कर रहा हूं, यानी कि अगर ये स्थायी हो गया चिड़चिड़ापन, और ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। कैसे करेगा, जब आत्मनियंत्रण पूरी तरह से विफल हो जाता है, यानी सेल्फ सूदिंग विफल हो जाता है, तो यह डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर जैसी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को जन्म दे सकता है। ऐसे में व्यक्ति का मस्तिष्क एक स्थायी और दर्दनाक चिड़चिड़ेपन की स्थिति में फंस जाता है और हर छोटी बात को एक बड़ा संकट बनाने लगता है। अब आपने देखो, घर में परिवार में कई बार आप देखो, छोटी छोटी बातों पे चिल्ला पड़ते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं नहीं मैनेज कर पाते हैं। उसके पीछे कारण वही है कि हमारा जो ये एमिडाला है ना, ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है, ये हमारा जो है क्रियान्वित हो जाता है, क्योंकि बचपन में इसको सपोर्ट सिस्टम जो मिलना चाहिए था वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला। और ये पूरी जिंदगी का है जनाब। इसमें एक खूबसूरत बात और मैं बता देता हूं आपको, जो पेरेंट हमारे साथ में जुड़े हैं, बड़ा सीक्रेट में आपको बता रहा हूं। ये एमिडाला है, ये प्रीफ्रंटल है, और यहां पर आप मान लीजिए लिम्बिक ब्रेन है। अब आप ये समझिए कि ये अगर एक्टिवेट होगा, तो ये जो है शट डाउन मोड में चला जाएगा, ये शट डाउन मोड में जाएगा जी, अगर ये एक्टिवेट हो गया। और यहीं से सोचने समझने की क्षमता आती है, इसीलिए इसको शांत रहना जरूरी है। इसलिए आपने देखना, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे हो, अब देखो ट्रम्प को आप देखिए, तबाही तबाही हो गई। और उनकी आप परवरिश देख लेना, जाके आप गूगल पे सर्च करना, परवरिश अच्छी नहीं हुई है। परवरिश का मतलब वही खिलाना पिलाना स्कूल भेजना नहीं है, यानी कि जो उनको इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए था बचपन के अंदर, वो सपोर्ट नहीं मिल पाया है। इसी तरह से आप हिटलर का बचपन देख सकते हैं, वहां भी हिटलरगिरी दिखाई गई उसके पिता के द्वारा, इसलिए वो खुद हिटलर बन गया। इसके अलावा आप जनरल डायर का बचपन दे सकते हैं, जिसने जलियांवाला कांड किया था। इन सबके बचपन आप देख सकते हैं, इन सबके बचपन उधड़े हुए हैं। इसीलिए ये जरूरी नहीं कि आपने क्या कद पा लिया या क्या पद पा लिया, आपका अगर बचपन सही नहीं गया है तो उससे चीजें खराब हो सकती हैं, और आपके बच्चे का बचपन सही नहीं गया है तो उससे और भी चीजें ज्यादा खराब हो जाती हैं। तो टेंट्रम बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट का हिस्सा है, ब्रेन के डेवलपमेंट का हिस्सा है। बच्चे का ब्रेन एक साथ डेवलप नहीं होता है, ये धीरे धीरे समय लेता है, और लगभग लगभग मैंने जैसे कि बताया, ये 18 से 25 साल की उम्र तक जाते जाते डेवलप हो पाता है। इसीलिए हम धीरे धीरे, हमारे बच्चे जो है ना, फिर हम अकेले रहने लग जाते हैं, शहरों में, दूसरे शहरों में अकेले रहते हैं, कई बार विदेशों में अकेले चले जाते हैं, क्योंकि अब वो व्यस्त हो चुके हैं। ऐसे ही हमारे साथ था, हमने भी ऐसे किया। आज हमारे माता पिता सारे डिसीजन कोई लेते हैं, कईयों के तो माता पिता रहे नहीं, मेरे भी नहीं रहे हैं, लेकिन सारे हम काम करते हैं, क्योंकि अब ब्रेन पूरी तरह से व्यस्त हो गया जीवन को जीने के लिए, संभालने के लिए। और अगर इस ब्रेन के अंदर जो है कोई बग आ गया, क्योंकि एक बेसिकली जो इमोशनल कंट्रोल है, एक सॉफ्टवेयर की तरह है, प्रोग्रामिंग की तरह है। तो ब्रेन ब्रेन को मान लीजिए आप कंप्यूटर, ये हार्डवायर है, कंप्यूटर है, क्योंकि ये दिखता है। अभी आप स्क्रीन देख रहे हो ना, स्क्रीन पे आप मेरे को देख रहे हो, लेकिन आप स्क्रीन को तोड़ के फोड़ के कुछ भी देख लेना, आप मेरे को नहीं देख पाओगे वहां पर। आपका जो डाटा है, जो आपने फोटो खींच रखी है, जो वीडियो डाउनलोड कर रखी है, आप पूरे सिस्टम को खोल लेना, फोन के, कंप्यूटर के, मशीन को पूरा खोल लेना, लेकिन वो फोटो कहीं नहीं मिलने की। तो ये दो तरह की चीजें साथ साथ चल रही होती हैं, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। तो इमोशंस, मन, विचार, ये बेसिकली अहंकार, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर को सीधा अफेक्ट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, माइंड। और ये जो बॉडी है, ब्रेन है, ये हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग है। अगर हार्डवेयर के डेवलपमेंट में, क्योंकि ये बेसिकली आप ये समझिए, जो ब्रेन होता है वो उम्र के हिसाब से धीरे धीरे डेवलप होता है। अगर इस हार्डवेयर के डेवलपमेंट में कोई छोटा सा बग आ गया, तो ये बग जो है उस समय तो छोटा सा लग सकता है, क्योंकि उस समय बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है, लेकिन जब पूरा वयस्क होगा तो ये बग हो सकता है पूरे सिस्टम को ही करप्ट कर डाले। ऐसे क्रिमिनल नहीं बनते हैं। तो इसीलिए टेंट्रम को समझना बहुत जरूरी होता है, बच्चों के टेंट्रम को कैसे हैंडल करना है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद एक तरह से समझ सकते हैं कि आपको सबके अंदर एक बच्चा दिखाई देगा। एक मां के अंदर दिखती है एक अनलव्ड डॉटर, जिसको वो प्यार नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। एक पिता के अंदर दिखाई दे रहा होता है एक संघर्ष करता हुआ लड़का, जो उसको सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए था, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला।
यहां से पर्सनालिटी का निर्माण होता है। इसीलिए अब हमारे साथ जो हो गया सो हो गया। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, मैं साथ साथ ये बता देता हूं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या कहती है? ये कहती है कि भैया आप जब चाहो तब चीजों को चेंज कर सकते हो, अपनी पॉजिटिविटी के द्वारा, ब्रेन की रिवायरिंग के द्वारा। और इसी को हमारे यहां बोला गया है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म यानी कि आप अपने कर्म के द्वारा जो है अपने भाग्य को बदल सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी द्वारा अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं। यानी न्यूरो साइंस और जो वैदिक सिस्टम है, दोनों के दोनों एक ही बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है ना। विज्ञान और अध्यात्म का एक सुंदर मेल हो रहा है। अगर गलत तरीके से भावनाओं का सामना करना पड़ेगा तो क्या होगा? स्वस्थ मानसिक उपकरणों के बावजूद के जो मेंटल जो आपका टूल्स हैं, अगर वो हेल्दी नहीं है तो मस्तिष्क अपने दर्द को सुन करने के लिए खुद के तरीके खोज लेता है। व्यक्ति हताशा से बचने के लिए हानिकारक और अनुचित तरीकों को सहारा मैकेनिज्म के रूप में सहारा लेने लगता है, और उन्हें और जो उन्हें और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? इसको मैं ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए अगर बचपन में सही चीजें, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला तो क्या होगा? वो नशे का आदी हो जाएगा, एडिक्शन ले लेगा। वो एडिक्शन, आप ये मत समझना कि सिगरेट ही पिएगा बच्चा, सिगरेट तो पी नहीं सकता दुकान पे, तो उसे कोई देगा नहीं जाके। तो वो क्या करेगा? मोबाइल एडिक्शन का आदी हो जाएगा। हमने मोबाइल एडिक्शन का हमने जो बुट कैंप लगाया था, पेरेंट को वन ऑन वन सेशन दिया, आप विश्वास नहीं करने के, पेरेंट को समझ में आ गया भैया बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं है। सारा खेल हम पेरेंटिंग का है, ये हमारा पेरेंटिंग स्टाइल है, उसका सारा खेल है। हमारे खुद के जो इमोशनल बैगेज है उसका खेल है, ट्रिगर जो है उसका खेल है, हमारे रिलेशनशिप के इशू का खेल है। और उन्हें समझ में आ गया मोबाइल का कोई दोष नहीं है, ना बच्चे का दोष है। कई पेरेंट, राइट, ये खूबसूरती है कि डिटेल में जाके जब हम चीजें समझाते हैं तब उनको समझ में आता है कि हाँ यार ये गड़बड़ तो हो गई थी। अब यहां पर क्या है कि वो खुद को अपना ले, जब उसको सेल्फ स्मूथ करने के लिए क्या करेगा? किसी भी एडिक्शन का सहारा ले सकता है। सबसे आसान तरीका है मोबाइल। बच्चा मोबाइल ले लेगा। अब यहां से चीजें ऐसा नहीं कि अच्छी होंगी, ये चीजें और खराब होंगी। टेंट्रम से बचने के लिए हमने उसके हाथ में मोबाइल दिया, और इस मोबाइल को जैसे ही छीनेंगे तो ये टेंट्रम जो है 4 गुना पावर से वापस आएगा, फिर दोबारा से। अब फिर आप जब परेशान हो गए आप फिर मोबाइल दोगे, फिर ये फिर आएगा, और फिर अगली बार ये 8 गुना पावर से आएगा। और एक दिन ऐसा हो जाएगा आपका बच्चा बेकार हो जाएगा बिल्कुल। फिर आप ये कहोगे कि बच्चा को क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है जी, ना ये स्टडी करता है, ना इसके जीवन के कोई लक्ष्य हैं, कुछ नहीं है जी। अब आप देख ले, इसीलिए हम यहाँ ये कहते हैं कि संस्कार का जो खरपतवार का जो पहला बीज है ना, जो ब्रेन के अंदर आ रहा है, उसको वहीं जड़ से समाप्त कर दो, वही सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके साथ ही साथ क्या, दरारें, रिश्तों में दरारें। अगर टेंट्रम सही नहीं होता है, टेंट्रम सही ढंग से मैनेज नहीं किया गया है, तो ऐसे लोगों के रिश्ते खराब रहते हैं। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ देखे हैं जी, एक नहीं है, मैं अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, जहां सीता राम, शिव पार्वती, राधा कृष्ण के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उस देश के अंदर रिश्तों की बस मैं क्या बताऊं जी, मुंह से कुछ और निकल जाएगा। उस रिश्तों, यहां पर रिश्तों की बुरा हाल हो रखा है जी। समाज को दिखाएंगे बढ़िया करके, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, आंखों से आंखों में डालते हुए, स्माइल करते हुए, और जैसी फोटो खिंच गई बात खत्म। ये हमको कौन सिखा रहा है? दोरी दुनिया, दोरी दोगली जिंदगी सिखाना कौन सिखा रहा है? ये हमको हमारे ही पेरेंट्स सिखा रहे हैं। कई मदर से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो हमारे माता पिता ही खुद कहती है, हमारी माँ खुद ही कहती है बेटा जिंदगी तो ऐसी ही होती है, हमने भी ऐसी काटी, तुम भी ऐसी काटो। यानी कि हमने देखो यहां तक कर दिया कि खुद तुम्हें भी पैदा कर दिया, और तुम्हें शादी करके तुम्हारे बच्चे भी पैदा करवा दिए, और मेरे पापा से, तुम्हारे पापा से मेरी अभी तक नहीं बनती है। लेकिन दुनिया को यह पता है सब बहुत बढ़िया है। ये झूठी जिंदगी जीने हम धरती पर नहीं आए हैं डियर पेरेंट्स, जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं बताया जाता है। यहां हम आए हैं अपने चेतना के विकास के लिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, अपने कार्मिक सेटलमेंट के लिए। और ये सब बिगड़ जाता है जब जब ये टेंट्रम अगर मैनेज नहीं हो रहे, और बच्चे को लग गया मुझे तो सब कुछ मिलना चाहिए, ये एंटाइटलमेंट उसको मिल जाता है, तो इस प्रवृत्ति के कारण वो ऐसा क्या करता है, उसके रिश्ते ही खराब होने लग जाते हैं। क्योंकि वहां तो वो चाहेगा, जो वो चाहेगा वो होना चाहिए बस। और जब वो ऐसा सोच के चलेगा तो भैया ये तो किसी भी रिश्ते के अंदर नहीं बन सकता। ये यहाँ पे नहीं कि खाली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करूं, तो मैं आपको दूंगा कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लगातार नौकरी बदलते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो लगातार बिजनेस बदलते हैं। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण यह है कि अगर मैनेजमेंट अगर नहीं आ रहा, पीपल मैनेजमेंट, अगर पीपल मैनेजमेंट आज के में बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग इशू है और एक स्किल भी है। अगर पीपल मैनेजमेंट आपको आता है, या आपका इंटरपर्सनल स्किल, या आपका पीआर, पब्लिक रिलेशनशिप, ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी बैंक में लग जाएं, चाहे आप किसी जो है स्कूल में लग जाएं,
या आप खुद का व्यवसाय करें, ये बेसिक स्किल है। और ये आपका अगर बचपन से ही नहीं गया बच्चे का, तो ये स्किल्स उसके अंदर इतनी जल्दी डेवलप नहीं होते, क्योंकि वो अंदर से टूटा हुआ है। अब ये होता क्या है और कैसे होता है? ये बेसिकली नजरिया नजरिया बदलता है। चीजें तो सारी ठीक होती हैं, बाहर से सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी जो है ना दुर्घटना घटी हुई है कोई। और वो छोटा सा नजरिया जो है, वो जो नजरिया है, अनियंत्रित गुस्से का सबसे सूक्ष्म लेकिन खतरनाक प्रभाव है, नजरिए का विकृत होना। जिन वयस्कों ने बचपन में गुस्से को प्रबंधित करना नहीं सीखा, टेंट्रम को मैनेज करना नहीं सीखा, अक्सर सामान्य और तटस्थ सामाजिक इशारों को भी आक्रामकता और व्यक्तिगत हमले के रूप में समझने लगते हैं। एक मूवी बनी थी द बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन हाईजैक ऐसी करके, एक बुलेट ट्रेन के ऊपर एक मूवी है। ट्रेन को हाईजैक कर लिया, आपने कई बार देखा होगा मूवीज के अंदर, फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कूल एंड काम रहते हैं और उपाय सोचते हैं, आइडिया क्या आ सकता, कैसे इससे हम बच सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं ना, आइडिया उनके ऊपर होता है, केवल काम रहते हैं, फ्रीज मोड में रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब टेंट्रम की वजह से हो रहा है। इसलिए टेंट्रम को बच्चे को अगर मैनेज करना है, तो वो तभी हम कर पाएंगे। और टेंट्रम को समझने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा। वहां टेंट्रम के साथ साथ ब्रेन डेवलपमेंट, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, वो आपको सब कुछ समझना पड़ता है। तो ऐसे नजरिया चेंज होता है। और फिर इसीलिए एक छोटी सी प्रॉब्लम एक व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है, और एक व्यक्ति के लिए बहुत कुछ है। एक बड़ी प्रॉब्लम किसी के लिए मौत का कारण हो सकता है, और किसी के लिए एक अवसर हो सकता है। इसीलिए परवरिश बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं आते आते यही बताऊंगा कि ये जो मैंने बताई दिया कि चाहे वो आपका एजुकेशन हो, करियर हो, या शिक्षा हो, दोनों के अंदर ये अनमैनेज्ड टेरेंट्रम जो है वो अफेक्टेड करते हैं। इसीलिए इनको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसको हम लोग एक बुट कैंप में लेके आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अंतिम जोखिम के अपराध की ओर बढ़ते कदम। आप चाहे निर्भया केस देख लो, आप चाहे रोड रेस देख लो, आप चाहे कोई एक्सीडेंट का केस देख लो, आप चाहे कोई रेप का केस देख लो, आप चाहे कोई लूट डकैती का केस देख लो, सबके अंदर आपको एक दुखद बचपन मिलेगा। तो ऐसे बच्चे क्या होता है, पहले तो एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, एडिक्शन के बाद जो वो क्राइम क्रिमिनल बन जाते हैं, क्राइम की तरफ चले जाते हैं। वो चाहते नहीं थे, लेकिन उनका बचपन जो दुखी भरा है, वो उनका साथ नहीं छोड़ रहा है, इसलिए वायलेंट हो जाते हैं। अभी यार फिलहाल में मैंने एक रील देखी, एक ससुर अपनी बहू को मार रहा है, बताओ, गली में मार रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी, ससुर भी क्या करे, ससुर के भी अपने ट्रॉमा होंगे भैया बचपन के। तो इसीलिए काउंसलिंग का और ये सब चीजों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक जीवन के अंदर एक रोल रहता है। और परवरिश की पाठशाला एक अनोखे तरीके से काम कर रही है कि आपको हम बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं वेबिनार में, और फिर आपको कहते हैं कि अगर आपको इसको और गहराई में सुनना है, तो आप बुट कैंप में आए। और बुट कैंप में खास बात मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर पर्सनल सेशन दिया जाता है, वन ऑन वन सेशन दिया जाता है। कोई नहीं देगा जी पूरे इंडिया के अंदर। इतना तो हम भी जानते नहीं सब कैसे 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 प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको वन ऑन वन सेशन नहीं देगा। यहाँ पर आपको हम वन ऑन वन सेशन देते हैं। हमारी जो एक्सपर्टीज है, जो पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपको वन सेशन देते हैं। वो क्या है उसके आगे बारे बताएंगे। पहले आप ये समझिए, लेवल 1 बचपन का नखरा, लेवल 2 एंजाइटी पे आ गए, फिर सामाजिक रिश्ते खराब हो गए, और बाहर फिर उसके बाद करियर की विफलता आ गई है। राइट। इसीलिए दो ही रास्ते हैं, या तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए भगवान भरोसे, या इसको आप इसको मैनेज करें। और यहां पर सबसे बड़ी बात है इग्नोरेंस। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। दीपक तो अपने घर में आप रोज लगाते होंगे, लेकिन अपने आप को, खुद को जागृत करना, उसको अवेकन करना जरूरी है। और वो कैसे होगा? अज्ञान के अंधेरों से प्रकाश की ओर लेकर चलो। रितु जी, अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको बुलाना चाहूंगा कि आप थोड़ा टेंटम, क्योंकि परवरिश तो निर्मिता की, हमारी जो बेटी की परवरिश है वो रितु जी ने करी है, नो डाउट। पहली गुरु माई होती है, वो ज्यादा अच्छे ढंग से समझाएगी, कई काउंसलिंग और कई पर्सनल सेशन कर चुकी हैं। कुछ इसके ऊपर प्रकाश डालिए रितु जी, कि ये कैसे है, और क्या आपके पास में जो इस समय इंसाइट्स हैं, वो हमारे जो पेरेंट्स बने हुए हमारे साथ में, उनको दीजिए प्लीज। जी सर, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पे वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, हम लोगों को सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं।
और आप एक अवेकन पेरेंट हैं जो कि आप इस वेबिनार को अटेंड कर पा रहे हैं। तो जैसा कि सर ने कहा कि बचपन के ट्रॉमा, ये बचपन के ट्रॉमा जो सुनने में केवल दो वर्ड्स में खत्म हो जाता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, या बचपन की जो हमारे मुसीबतें या हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये कैसे जो है हमारे साथ चलती हैं कदम से कदम मिला के, और कई बार हमसे आगे तक निकल जाती हैं। मैं एग्जाम्पल से शुरू करूंगी। सबने फूलन देवी जो डाकू थी उसका नाम सुना है, सुना भी होगा, और सबको उनके बारे में पता भी होगा। बचपन में अपने से 15-20 गुना ज्यादा उम्र के आदमी के साथ उनकी शादी हो जाती है। बचपन उनका कैसे बीता है, ये बचपन में जो एमी डाला उनका एक्टिव रहा ना, लास्ट तक आते आते शांत नहीं हुआ, जिससे एक इतनी बड़ी डाकू का एक जन्म हो गया कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता। उन चंबल की घाटियों में जाने के लिए आदमी को भी जिगरा चाहिए, जहां शाम को 4 बजे के बाद आप उस रोड से नहीं निकल सकते हो। पता ही नहीं है कहाँ से क्या उड़ जाएगा और कहाँ से गोली चल जाएगी। इसके बाद मैं एक लाइव एग्जाम्पल दूंगी। जैसा कि सर ने बोला था, कंपैरिजन, कंपैरिजन हर पेरेंट्स कहते हैं नहीं मैडम दोनों बच्चों को बराबर प्यार करते हैं डेफिनेटली, मेरा एक है, लेकिन अगर मेरे 4 होते तो शायद मैं भी यही कहती, बराबर करते हैं। लेकिन कंपैरिजन जाने अनजाने हम कर जाते हैं। इसका मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगी लाइव, अपने घर का, डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब के ब्रदर का। क्योंकि डॉक्टर साहब 2 बहनों के बाद, बहुत मन्नतों के बाद हुए थे, तो इनका बर्थडे हर साल बड़ा धूमधाम से मनाया जाता था। वहीं 1.5 साल बाद मेरे देवर का जन्म हुआ, जिनका बर्थडे नहीं मनाया गया क्योंकि वो दिवाली के दिन पैदा हुए थे। तो ये होता था कि दिवाली के दिन तो वैसे ही मिठाइयाँ आती है घर में, वैसे ही पकवान बनते हैं, अलग से बर्थडे क्या मनाने की जरूरत है, दिवाली का तो त्योहार वैसे ही सब मनाते हैं। और ये बात जब मुझे पता चली, जब हमारी शादी हुई और हम लोग ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब नहीं थे, इनकी मदर भी नहीं थी, और ऐसे ही कोई बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाभी पता है आपको, मम्मी हमेशा कंपैरिजन करती है, मम्मी भैया को जितना प्यार करती है ना मुझे नहीं करती। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। कह रहे नहीं, आपने आपने फोटो देखे है ना, बर्थडे के भैया के फोटो है हमेशा, हर बर्थडे के फोटो, मेरे नहीं है। तब तक तो हमें पेरेंटिंग का पी भी नहीं पता था। और जब डॉक्टर साहब आए और मैंने उनसे ये डिस्कस किया, मैंने कहा इतने साल तक उसने ये बात आप बिल्कुल। लोगों से कभी करी? उन्होंने कहा नहीं। किसी और से करी? नहीं। ये बात वो मुझसे कर रहे हैं, आप सोचो कब की कि बात का चुप, कितना बिल्कुल। उन्होंने जो है दबा के रखा है। कि एक 5 साल के बच्चे को मैं कहूं कि उसकी मेमोरीज जो है वो स्टोर होने लगती है, और वो 5 साल से वो 24-25 साल का हो गया है, आज वो इस बात को निकाल रहा है कि वो कितना तकलीफ में होगा कि मजे की मेरा बात है, कभी उनके भी दो बर्थडे ही बच्चे नहीं हो गए मनाया। हैं, बिल्कुल, और उसके भी 2 बच्चे हैं, बिल्कुल। और इसके बाद मैं एक लास्ट लाइव एग्जांपल देती हूँ। एक पेरेंट्स थे, यहाँ पे शायद हैं वो अभी भी, और उनकी इतनी काउंसलिंग, शायद 2 बार काउंसलिंग मैंने की है, एक बार उनकी पार्टनर के साथ की, एक बार उनकी सिंगल की। 2 बार डॉक्टर साहब ने उनकी काउंसलिंग की, समझ ही नहीं आ रहा था प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि वो बहुत परेशान थे, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं फैमिली में भी, मैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब प्यार करते हैं, वाइफ बहुत प्यार करती है, केयर करती है, लेकिन मैम मुझे जो सुकून जो फील होना चाहिए, मैं इतनी अच्छी नौकरी करता हूँ, इतना अच्छा कमाता हूँ, बहुत सुंदर घर है, उसके बावजूद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। तो जब इतनी सारी काउंसलिंग के बाद फिर एक काउंसलिंग मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये लास्ट आपकी काउंसलिंग होगी, क्योंकि मेरे लिए भी ये चैलेंज है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जड़ मुझे पकड़ में नहीं आ रही है। और वो हमेशा ऊपरी ऊपरी चीजें बताते थे, तो मैंने कहा एक दिन हम ऐसे बैठेंगे कि वो ऑफिस में ही उन्होंने अटेंड किया, ऑफिस के बाद वो 5 बजे के बाद घर नहीं आए, उन्होंने वहीं से अटेंड किया। और मैंने कहा मुझे कोई नहीं चाहिए, केवल आप और मैं होंगे उस टाइम पे, और कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना था कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ जो। तो मन की शांति, आपके मन की शांति आपके ही मन के कौतूहल में कहीं छुपी होगी। तो जब उनसे बात की, अरे मैंने कहा आप इस नौकरी में कैसे आए? मैडम ये तो एक्सीडेंटली है। क्यों?
क्योंकि फादर का जो है एक ही था कि इतने पढ़ लिए हो, सब कुछ कर लिए हो, तुम कंपटीशन की तैयारियां करते रहते हो। उनको पुलिस में कोई बहुत बड़ा आईपीएस का एग्जाम निकालना था, अधिकारी बनना था, वो मिनिस्ट्री में, मंत्रालय में जाना चाहते थे, वो ऐसे ऐसे एग्जाम्स वो निकाल रहे थे, कोशिश कर रहे थे। और उनके फादर ने एक ही चीज बोली कि तुम 26-27 साल के हो गए हो, तुम कब जॉब करोगे? पूरे गांव के लड़के जॉब पे लग गए, कमाने लगे हैं, शादियां भी हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, तुम्हारे साथ के लोगों के बच्चे हो रहे हैं, और तुम एक नौकरी नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि उनके फादर बहुत अच्छी रेपुटेटेड जॉब पे थे, तो उनको एक स्टेटस ये लगता था अपना सिंबल कि यार लोग मेरे को फेलियर देखते हैं कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं, मैं इतनी अच्छी जॉब पे हूं, सब कुछ इतना अच्छा है, बच्चा मेरा पढ़ा लिखा है, एग्जाम्स पे एग्जाम्स निकाल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो बेरोजगार बैठा है। वो पोएट्री करते थे, वो लिखते थे, बहुत अच्छा लिखते, उन्होंने मुझे भी सुनाई कुछ अपनी रचनाएं। और उन्होंने एक चीज बोली कि मैम एक दिन इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि मैंने हार के, मेरे को बैंक में नंबर आ गया, मैंने वो नौकरी ले ली, और उस नौकरी के लिए बहुत घर में जो है झगड़ा हुआ, और मैं नहीं चाहता था वो लेना, मैं आगे स्टडी करके और ऊपर कहीं जाना चाहता था, और मैं इतना हूं कि मैं मिनिस्ट्री तक पहुंच सकता था, मंत्रालय में पहुंच सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मैंने कहा अच्छा, फिर आगे, फिर और पीछे बचपन में गए। अच्छा, मैंने कहा ये सारी बातें छोड़ो, स्कूल का हम बात करते हैं। तो वहां पे रहा कि हमेशा टू सिस्टर थी, तो पेरेंट्स को सबसे ज्यादा उम्मीदें मुझसे ही थी। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब लड़कियां होती हैं तो हमारी उम्मीद, लड़कियों को हम इग्नोर करते हैं, दो हैं, तीन है, पांच है, क्योंकि हमारी बिल्कुल। उम्मीद सारी एक एक लड़के से। उस लड़के ने क्या गुनाह किया है यार? बिल्कुल। आपने 5 लड़कियां पैदा करी, उसने तो नहीं कहा था मुझे उसने छठे तो नहीं नंबर कहा पे, था, 7वें राइट। नंबर पे पैदा करो, कि मैं पूरी जिंदगी अब इनका ही उतारता रहूं करके। या अगर वो लड़का नहीं हो रहा है और लड़कियां अगर पैदा हो गई हैं, तो उसमें उनका क्या दोष है यार? ये तो हम्म। ईश्वर की मर्जी है कि बेटा हो रहा है, बेटी हो रहा है। तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं इतना उनको मेंटली प्रेशराइज किया गया, तब उनको डीप समझ में आया। मैंने कहा एक्चुअल में जो आप थे ना, आपको आपसे दूर कर दिया गया। आप अकेले हो, आपका मन बिल्कुल भटकता रहता है। आप आज भी 24-25 साल के हो, चाहे आपकी वही एज हो, बिल्कुल। 48 है, 45 है, डजेंट बिल्कुल। मैटर। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। आप जब अकेले में बैठते हो तो आप खुद के साथ नहीं बैठते, और जब बिल्कुल। आप खुद के साथ नहीं होते ना कभी भी, तो हमारा बिल्कुल। मन भटकता रहेगा, क्योंकि मैं जो करना चाहता था हम वापस वहीं जाएंगे, वापस हमारा ध्यान वहीं भटकेगा, काश के मैंने वो कर लिया होता, आज मैं इस जॉब में नहीं उस जॉब में होता, मैं वहां होता, मैं यहाँ होता। तो ये चीज, छोटी छोटी बातें जो पेरेंट्स करके भूल जाते हैं, उनको याद भी नहीं रहती है। और कंपैरिजन का तो ये आलम है कि आपको लगता है कि आप बराबर दे रहे हो, बच्चे के मन को कभी टटोल दिया ना, तो पता चलेगा कि आप कितना गुनाह कर रहे हो उनके साथ में। आप एक तानाशाह की तरह उनके साथ निकाल रहे हो। बच्चा बेशक बड़ा है, 4-5 साल का, क्या उम्मीद करते हैं 4-5 साल से? छोटे का ध्यान रखो, इसको छोटा छोटा छोटा, जो उसके लिए एक एक खुशी का मोमेंट हो सकता था ना, वही उसके लिए मुसीबत बन जाता है एक टाइम पे आके। तो ये चीज, तो ये एग्जाम्पल दिए मैंने आपको कि सही टाइम पे सही इंस्टिमुलेशन ना मिलना, एक सही उनका बताओ ना रितु जी, इमोशंस। जी जो सर। अभी सरदार जी आए थे ना वो, जी 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 जी। राइट, बचपन और का देखो एक ना। एक बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल, कि हमारे पास एक पेरेंट आते हैं कि मेरे बच्चे 20-22 साल के हैं, हाँ, बिल्कुल। उनको मोबाइल एडिक्शन है, और वो 3-3 4-4 बजे तक मोबाइल देखते हैं, झगड़ा करते हैं, कलेश करते हैं। तो मोबाइल एडिक्शन के थ्रू वो हमारे पास आए थे, और मैंने कहा ठीक है बात करते हैं। तो पता चला कि उनको लगा कि उनकी वाइफ भी मोबाइल देखती है, वाइफ में शायद अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा चिल्लाती रहती हैं, बहुत ज्यादा बच्चों को रोक टोक करती हैं। तो और मजे की बात इतनी है कि जब एक सेशन उनका बुक किया गया, उनके बच्चों से बात की गई, छोटे बेटे से, नॉर्मल सब कुछ बहुत अच्छा लगा हमें। और जब मैडम से बात की गई तो मैडम भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि आंटी भी आई थिंक 60-62 की थी, 65 के अंकल थे। और जब इतनी सारी चीजें सही मिल रही हैं, तो बस बातों ही बातों में पूछा कि आपके आपके फादर के साथ क्या रिलेशन थे? बस। बिल्कुल। तब उन्होंने बोला कि मैडम बचपन में मैं तो 3 साल का था ना, तभी से डे मैं केयर में तो गया हूँ। मैं तो डे केयर में पला हूं। जी। अब आप ये सोचो, 65 साल पहले कोई बच्चा डे केयर में पड़ा है, आज वो 65 साल का है, मदर फादर दोनों जॉब में थे, जी। बहुत अच्छी जॉब में थे, और
वो जॉइंट फैमिली में भी नहीं थे, तो बच्चे को डे केयर में डाल दिया गया। उस बच्चे को कभी माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला, प्यार ही नहीं मिला, बिल्कुल। उसको कभी आया का प्यार नहीं मिला, जी। उसको कभी दादी दादा नानी नाना का प्यार नहीं मिला। तो वो एक एक कमी के साथ आगे आए। और जब कमी के साथ आगे आए, तो वाइफ तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती है। और जो कमी उनके अंदर थी कि मेरे को प्यार नहीं मिला, जो अक्सर हमारी मेंटेलिटी होती है, जो चीज जी। मुझे नहीं मिली ना, मैं अपने बच्चे को कभी नहीं बच्चों को दूंगा, तरसाऊंगा। बिल्कुल। मैं कभी नहीं तरसाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर आज भी वो कसक है, मेरे माँ बाप ने मुझे वो चीज नहीं दिलाई थी उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं जब उनका पता चला, मैंने कहा कभी तो बात नहीं होती थी, पापा केवल बताते थे ये करना है। और मतलब एक एक ऑर्डर मिलता था उनको, और कभी फिर जब उनसे बात की ना, तब मुझे लगा कि यू आर नॉट जस्ट अ 65, यू आर ओनली 8 ईयर ओल्ड, जो अपने पापा के साथ सोफे पे बैठ के ना उनसे बात करना चाहता है। हम्म। और उनको बिल्कुल, उन्होंने इतना, वाइफ ने जल्दी कनेक्ट किया कि मैडम ये नब्ज आज तक किसी ने नहीं पकड़ी थी, पता नहीं आपने कैसे पकड़ ली, कि वाकई में इनको प्यार नहीं मिला ना। तो इन्होंने भर भर के बच्चों को इतना प्यार, 24 घंटे मोबाइल, मतलब 8 साल के 7 साल के बच्चे थे, पर्सनल मोबाइल दे दिए उनको। अब आप ये बताओ कि बचपन कहाँ पीछा छोड़ता है इंसान का, कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। और मैं अगर अपनी खुद की बात बताऊं ना, तो मेरी बेटी के पास इतनी सारी डॉल्स हैं, इतनी सारी डॉल्स हैं। कई बार डॉग साहब भी बोलते हैं कितनी सारी है, क्यों नहीं दिला देते, चुपके से ऑर्डर कर देती हूँ मैं चुपके से उसके लिए। क्यों? क्योंकि मैं बचपन में, मुझे गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था, और मेरी मदर नहीं दिलाती थी कि 20 रुपए की आती है, और तुम अकेली नहीं हो, क्योंकि मेरे और दो बहन भाई थे, मैं सबसे छोटी थी हालांकि। लेकिन फिर भी वो कहती थी कि नहीं तुम लेट जाओ नीचे, जमीन पे लेटना। डॉक्टर साहब कहीं बोलते हैं ना, मैंने कहा ये टेंट्रम तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा था। कोई सामान चाहिए, मैं बोलती भी नहीं थी, मुझे पता है दिलाएंगे नहीं। मैं जमीन पे लेट जाती थी, सड़क पे लेट जाती थी। और आज भी वो चीज मेरे अंदर है कि मैं अपनी बेटी को डॉल पे डॉल, क्योंकि मैं उसको नहीं दिला रही हूँ, सच्चाई है। मैं खुद के बचपन को सेटिस्फाई कर रही हूँ। मैं हम्म। खुद के अंदर जो 6 साल की 8 साल की रितु है ना, मैं सेल्फ उसको कह रही पेरेंटिंग। हूँ देखो अभी पैसे हैं, तुझे जो पसंद है तू ले ले। मैं सेल्फ खुद पेरेंटिंग। ऑर्डर करती हूँ, मैं बेटी से पूछती भी नहीं क्या चाहिए। ये बचपन है, कभी नहीं पीछा छोड़ता। और मैं कुछ चीजें, कुछ पॉइंट हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि आपकी परवरिश को बेहतर बनाएंगे, और बच्चे के टेंट्रम्स को समझने में आपकी मदद करेंगे। तो जैसे कि ये एक आदत है, टेंट्रम एक आदत है, जो नॉर्मली लोगों को लगता है जिद करता है, लेटता है, चिल्लाता है, रोता रहता है, री री करता रहता है, 24 घंटे वी वी बोलता रहेगा, पता क्या चाहिए क्या है वो भी नहीं बताता। तो ये एक ऐसी आदत है जो समय रहते ना समझी जाए, तो आगे जाके इसके परिणाम बहुत घातक होने वाले हैं। क्योंकि ये एमिडाला अगर आज बच्चों का सही टाइम पे शांत और इंस्टिमुलेट नहीं किया गया, तो आने वाले टाइम पे एमिडाला हर वक्त सेम इवेंट को लेके एक्टिव होगा, कि ये चीज मुझे नहीं मिली। चीजें बदलती रहेंगी, बच्चे का ब्रेन नहीं बदलेगा कभी भी। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है कि बच्चे को उसके ब्रेन के अकॉर्डिंग देखना है, ना कि जज करना है सब कुछ है तुम्हारे पास नहीं चाहिए, तुम्हारी हर जिद पूरी नहीं होगी, हर वक्त तुम कुछ मार्केट जाते हैं तो मांगते रहते हो, हर वक्त जब भी मॉल जाएंगे तभी तुम्हें नया टॉय चाहिए। तो उसके ब्रेन की एज को देखो, उसकी रिक्वायरमेंट मत देखो उसको। फिर उसके बाद आता है कि एमिडाला का जो काम है, जैसा कि हमेशा बताते हैं, फाइट फ्लाइट फ्रीज। अगर वो, कई बच्चों को देखा होगा कि जिद अगर पूरी ना हो तो वो मारने लग जाते हैं पेरेंट्स को, या कई बच्चे जो है वो छुप जाएंगे, कहीं भाग जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, रोएंगे कोने में बैठ के। या फिर जब आप उनके ऊपर उनकी जिद के कारण चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो वो बस ऐसे बैठे रहते हैं, फ्रीज हो जाएंगे। वो कुछ नहीं, ना हटेंगे ना हिलेंगे, क्योंकि सबसे सेफ्टी पॉइंट, सेफ्टी जोन भी आप हो उनका, और वहीं से उनको खतरा भी मिल रहा है, तो वो ब्रेन कंफ्यूज है कि माँ के पास रहना है या माँ के पास से जाना है। ठीक। इसके बाद अब सपोज बच्चे को अगर कुछ चाहिए, तो उसके पास ना वोकेबलरी नहीं है, उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास सेंटेंसेस नहीं है, उसको कई बार उस चीज का नाम नहीं पता। तो हमको क्या करना है, ठंडे दिमाग से बिना पैनिक हुए पहले बच्चे की ना बॉडी लैंग्वेज को देखना है, किस चीज को देख के इशारा कर रहा है।
तो उसको धीरे धीरे क्या करने हैं कि उसको शब्द देने हैं। अच्छा, आपको ये चाहिए था, आप ये चाहते हो, कोई बात नहीं, ले लो, इसमें रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको ये बोलते हैं। तो उसके फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को आपको बताना है कि नाराज नहीं होते। आप मम्मा से बोलो ये चाहिए, अच्छा ये चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज और खुद की भी बॉडी लैंग्वेज से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि उसका ब्रेन शब्दों को नहीं समझ पाएगा। और हमको हर तरह से, जो एक प्री प्राइमरी की टीचर होती है, वो जब सेंटेंस बोलती है 3 बार 6 बार उस चीज का एक्शन करके दिखाती है, तब जाके बच्चे को वो माइंड में सेट हो पाता है कि मैम ने ये चीज बोली है। तो इसके बाद क्या करना है, आपको बच्चे को समझने की कोशिश करनी है। हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेना है। ठीक है, उसके बाद उसको उसकी फीलिंग से अवगत कराना है। आप नाराज हो, कोई बात नहीं, मम्मा आपकी बात सुनेगी, पापा आपकी बात सुनेंगे। आपको ये चाहिए, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेते हैं। आपको भूख आई होगी, बहुत देर हो गई आपने कुछ नहीं खाया। तो उसको समझाना है कि वो किसी और बात को लेकर भी, छोटे बच्चे अक्सर खेल के चक्कर में खाना पीना भूल जाते हैं, नहीं खा पाते हैं। और उनको हर वक्त खेलना होता है, तो कई बार बच्चे नहीं खाने की वजह से भी चिड़चिड़े होते हैं। और उनको लगता है कि कुछ चाहिए, या हमको लगता है कि इसने दुखी कर रखा है बिल्कुल। तो बिना चिल्लाए, बिना धमकाए, बिना गुस्सा किए उस इवेंट को हैंडल करना है। यही परवरिश की पाठशाला का काम है, और यही हम आपको सिखाते हैं। फिर उसमें क्या है कि उसको, जब वो बच्चा शांत हो जाए, सेटल हो जाए, तो उस इवेंट्स के थ्रू आप उसे एक स्टोरी बनाइए और उसको समझाइए। स्टोरी में कैरेक्टर वो होना चाहिए जो बच्चे को सबसे ज्यादा पसंद हो। ठीक है, आप इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हनुमान जी और कृष्णा का ले सकते हैं। सारे बच्चों के ये फेवरेट है। और कहानी में एक्शन डालिए, जो बच्चा उस टाइम कर रहा है उसको उसमें इंक्लूड कीजिए उसके थ्रू, क्योंकि बच्चे को शब्द याद नहीं रहते, बड़ी बड़ी बातें याद नहीं रहती, और कहानियां 2 पन्नों की भी याद हो जाती हैं उनको। इसके बाद है, बच्चों से बात कीजिए, बिना झुंझलाए, बिना किसी उसको करे हुए कि काम कर रहे हो तो काम का गुस्सा यहाँ पे उतारना है, नहीं। बात करनी है बच्चे से, नहीं इवन अगर आपको कोई भी, जैसे आपके हस्बैंड के कई बार कहीं ऐसा हो रहा है कि भाई अब मन मुटाव हो रखा है, नहीं हो रहा है, तो उसको ना ऐसे ही मत जाने दो। बात करो, माहौल देखो, बात करो। फिर उसके बाद है, सबसे जरूरी है कि ये एक ना फुल टाइम जॉब है। ठीक है, ये एक फुल टाइम जॉब है। आप इससे भाग नहीं सकते, आप इससे बच भी नहीं सकते। तो ये चीजें हैं, और इसको फुल टाइम जॉब समझ के करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा होगा। और इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि ये तो मैं कहूंगी कि सागर में से गागर निकाला है केवल, कोई अभी ये बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। जी। इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं, तो बूट कैंप जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि टेंट्रम्स केवल बच्चों के ही नहीं होते हैं। मार्क माई वर्ड, हाँ। बच्चों के ही टेंट्रम्स नहीं होते हैं। बुढ़े लोगों के, जो 95 साल के होंगे ना, उनके भी अपने अलग टेंट्रम्स होंगे। हस्बैंड के भी अलग टेंट्रम्स होंगे, वाइफ के भी अलग टेंट्रम्स होंगे। आप जहां पे काम करते हैं, बॉस के अंदर आपको ना 7 साल का बच्चा नजर आ जाए, तो आप नाम बदल देना परवरिश की पाठशाला, क्योंकि उसके भी अपने अलग टेंट्रम्स होंगे। तो ये पीछा नहीं छोड़ता है, लेकिन इसको एक समझ के साथ, सही नॉलेज के साथ लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो आप केवल अपने बच्चे का ही अच्छा विकास नहीं करेंगे, खुद का करेंगे, सोसाइटी का करेंगे, समाज का करेंगे। आप अगर वर्किंग है तो वहां लोग आपको देख के सीखेंगे, यार आप ऐसे कैसे हर प्रॉब्लम को इतना कामली हैंडल कर जाते हो, यार प्रिंसिपल मैम ने तो दिमाग खराब कर रखा है, यार ये बॉस है हर बार कुछ नया काम निकाल के दे देता है। तो आप बहुत सारी चीजें, ये स्किल मैनेजमेंट है एक्चुअली, ये बच्चों के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हमको लगता है कि बच्चों के टेंट्रम्स, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों के, क्योंकि ट्रम्प साहब के भी अपने अलग ही टेंट्रम चल रहे हैं। हम्म। ठीक है ना, उनको तो खिलौना चाहिए, ईरान नाम का तो चाहिए। बस। मेरी बात मानो तो मानो।
नहीं मानोगे तो वो जिस पावर पे बैठे हैं उनको उस अब चीज का। उनका देखो, मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ा सा पेरेंटिंग की नजर देखो ना, तो उनके अंदर भी एक बच्चा छिपा हुआ है, वो बार बार नेगोशिएट कर रहा है, ऐसे कर दूंगा, अगर नहीं, अच्छा नहीं हो पाया, चलो अब ऐसे कर दूंगा। और उसके वजह से क्या हुआ है, उसके वजह से ये हो रहा है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, कि एक परवरिश के वजह से, केवल एक हिटलर के वजह से कितनी तबाही मची आप सब देख सकते हैं, एक जनरल डायर के वजह से कितना बड़ा कांड हुआ है आप सब देख सकते हैं। तो डियर पेरेंट्स, आपको ये समझना पड़ेगा कि परवरिश को खाली बच्चे को खिलाना सर पिलाना। मैं यहाँ पे ना एक चीज कहना चाहूंगी, आपने हिटलर का नाम लिया है। जी। मैं एक ओशो की किताब पढ़ी थी, वहां पे जी। उसमें लिखा था कि हिटलर को हिटलर बनाने में ना सबसे ज्यादा योगदान उसके फादर का और उसकी फादर मदर का का था। था। बिल्कुल। क्योंकि हिटलर एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, वो पेंटिंग बनाते थे, उनको रंगों से प्यार था, उनको नेचर से प्यार था। और जब उन्होंने अपने फादर को बोला कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है, मुझे सीखना है और ज्यादा इसको, तो उन्होंने बोला कि आर्टिस्ट को पैसे नहीं मिलते हैं, हम इतने गरीब हैं कि हमें पैसे चाहिए। और वहीं उनके आर्टिस्ट को वहां दबा दिया गया, और जो हुआ ना परिणाम, वो दुनिया को पता है। वो दुनिया को पता है, बिल्कुल। तो आप भी अपने बच्चों को ना हिटलर मत बनने दीजिएगा। तो अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं फिर वही कहूंगी, ये बहुत एक छोटी सी चीज है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इस वेबिनार में आपने बहुत कुछ सीख लिया, तो ये अभी हम्म। एक जस्ट एक स्टेप है। और बूट कैंप भी यहाँ पे खत्म नहीं होता, बूट कैंप को भी मैं कहूंगी कि वो भी एक तरीके से आपको चीजें समझ में आती हैं, क्लियर होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होते हैं, विंडो खुलती है माइंड की। उसके बाद आगे के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शुरुआत एक कदम से होती है, जी। हजारों मीलों सफर करना हो, शुरुआत वो एक कदम आपका वो बूट कैंप है। रितु जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए सभी पेरेंट्स हैं और काफी संख्या में पेरेंट्स हैं, ठीक है जी। जी। कुछ समझदार पेरेंट्स हैं जिनको लगता है पेरेंटिंग के टिप मिल गए हैं, तो वो चले भी गए हैं। लेफ्ट लेफ्ट होना हाँ, शुरू हो गए हैं। क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ पा लिया यहाँ से। सबसे पहले समझिए कि फ्री में केवल उतना ही मिलता है जितने में आपको टेस्ट कराया जाता है। इवन संसार का जो सबसे बड़ा रैकेट चलता है, ड्रग एडिक्ट भी जो चलता है, वो फ्री में चलाता है, फिर उसके बाद वो भी आपको परचेज करना पड़ता है। नहीं सर, टेस्ट तो आप काजू कतली भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको 1 किलो नहीं देगा हाँ, बांध के वो टेस्ट लेकिन करने एक के किलो, लिए। बिल्कुल बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, लेकिन वो आपको 1 किलो नहीं देगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमने ऐसे ही दुकानों में जा जाके भैया ये कितने का, ये कितने का, और टेस्ट करके गुजारा करना है। तो आपको समझना चाहिए कि आप इतना समय दुकानों पे जाके अपना टाइम खराब कर रहे हैं, इतने समय में आप प्रोडक्टिव होके कुछ कमा सकते हैं, ताकि आप 1 किलो काजू कतली खरीद सकें। राइट, नहीं तो एक शहर से, और एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि उस बीकानेर की दुकान को पता चल जाता है कि ये कुछ नहीं खरीदने का, ये खाली टेस्ट करने के लिए आया है। तो वो आपका सम्मान भी जो है कहीं ना कहीं कम होता है। और एक चीज और होती है सर, आपने यहाँ सीखा कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कौन करना सिखाएगा? बिल्कुल। आपको ये तो पता चल गया कि ये चीजें होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकता बिना गुरु के। तो काजू कतली को टेस्ट करा दिया गया है, मेरे पास कुछ पुस्तक हैं, विवेक चूड़ामणि। आप में से कई पेरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि आपको यही नहीं मालूम जब तक कि जीवन क्या है, मैं क्या हूं और कौन हूं और संसार में किस काम के लिए आया है, तब तक हम पशु के ही समान है जी। वो सुना है ना, विद्या विहीन मनुष्य जो है बिना पूछ के पशु के समान होता है। यानी कि आप खाओगे भी क्योंकि आपको भूख लगेगी, आप उसके बाद सोओगे भी क्योंकि आपको नींद भी आएगी। इसके अलावा जो है आपको डर भी लगेगा, क्योंकि आपके अंदर डर बसा हुआ है, क्योंकि आत्म तत्व से आप जुड़े हुए नहीं है। और इसके अलावा आप मैथुन भी करोगे, यानी कि संसर्ग भी करोगे, क्योंकि ये आपकी फिजिकल नीड है। और इसी के सहारे चलता चलते जीवन एक दिन ऐसा आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। और फिर जब बुढ़ापा आ जाता है, फिर आप सोचते हो कि हम कुछ खोज लें, कुछ जान लें, लेकिन तब तक वो लूप तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो आपके आज बच्चे हैं, कल ये बड़े होंगे, इनकी जो अपनी प्रॉब्लम होंगी वो आपके सामने दोबारा से फसल की तरह सामने आ रखे होंगे। इसीलिए परवरिश एक आध्यात्मिक यात्रा है, आपके जीवन की, आपके स्वयं की, आपके रिश्तों की। तो रिश्तों को भी समझना बहुत जरूरी है, क्यों कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, कोई संतान आपके जीवन में क्यों आती है, किसी से विवाह का क्यों होता है, कोई आपकी सास बन के, ससुर बन के, या कोई आपके जीवन में ऐसे ही कैसे आ जाता है। तो इसलिए बिना अध्यात्म के आप नहीं समझ सकते, पहली चीज। बिना जो आपका कार्मिक सिस्टम है उसके बगैर आप नहीं समझ सकते, कार्मिक सिस्टम को समझना पड़ेगा। बिना खुशी को समझे
आप खुशियों को नहीं समझ सकते। मैं वो किताबें दिखा रहा हूँ जो हमारे पास कई काफी टाइम से लंबे। ये भी रिसेंटली हमारे एक मित्र ने किताब लिखी है जी, धन की महारत। बिना पैसे के आप नहीं समझ सकते, बिना भक्ति भाव के आप नहीं समझ सकते जीवन प्रबंध और हनुमान चालीसा। बिना बिजनेस, अगर व्यापार को सिस्टम को समझना है तभी आप अपने बच्चों को दो पैसे कमाना सिखाओगे। सीखना तो जैन से, मारवाड़ी से और बनिए समाज से सीखो। ऑथेंटिक हैप्पीनेस, मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कहती है? मॉडर्न साइकोलॉजी को आप समझिए। जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं। और पेरेंटिंग जो सबसे बड़ा नाम है यूएस के अंदर, डॉक्टर शेफाली, वो इतने लंबे समय से काम कर रही हैं। तो ये जो हम किताबें पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तब जाके आपको हम एक वेबिनार में बोलते हैं, 5 7 10 मिनट हम लोग बोलते हैं, और आपको लगता है कि उसमें से काजू कतली का टेस्ट हो गया तो ठीक है, अगली बार फिर टेस्ट ले लेंगे आके। तो ऐसे कब तक टेस्ट लेते रहोगे? इसीलिए परवरिश की पाठशाला ने अपने जो कॉस्टली प्रोग्राम थे, महंगे प्रोग्राम थे, उनको बुट कैंप में डिवाइड कर दिया। हमें मालूम है आप 1 किलो काजू कतली नहीं खरीद सकते, तो परवरिश की पाठशाला ने कहा जी अब एक काम करो, आप 1 किलो काजू कतली नहीं खरीद सकते, आप एक काम करो 100 ग्राम लेके जा सकते हो। हमने 100 ग्राम का भी पैक बना रखा है। तो आप इसमें आए ठीक है पाठशाला के सर, अंदर। लोग रजिस्टर्ड करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने स्वागत है। मैं एक बिल्कुल मिनट यहां उनका से चेक भी बिल्कुल कर लेता वेलकम हूँ। लिख के भेजा बिल्कुल। है। केवल मैं आपको पहले बता देता हूं, इस 5 दिन के बूट कैंप में 3 आपको लाइव क्लास मिलेंगी, जो कि मंगलवार की शाम से स्टार्ट होंगी, शनिवार को खत्म होंगी। इसके साथ ही साथ आपको 1 on 1 सेशन मिलेगा, एक आपसे पर्सनल कनेक्शन होगा और एक असेसमेंट होगा, बस। और ये बुट कैंप एक्चुअली में फ्री है, मैं आपको बता दूं। पैसे टाइम के हैं। जो आपको 1 on 1 सेशन दिया जाएगा, पेमेंट उसका है। इसीलिए अगर आपके पास बहुत अच्छा मौका है, इसको आके इसको रजिस्टर्ड कराइए बुट कैंप में। और ये बुट कैंप इसके बाद फिर दोबारा नहीं होगा, इसके बाद फिर ये रिकॉर्डेड मिलेगा। आप ये मान लीजिए इसलिए सस्ता है क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। अगर आप है एक अवेकन पेरेंट और आप चाहते हैं कि बार बार काजू कतली ना टेस्ट की जाए, तो आप इस बुट कैंप में आइए। आपको यहाँ जानने को मिलेगा, आपके दिमाग का जो ना कह सकते हैं एनलाइटनमेंट आ जाएगा, बुद्धि अलग नजरिए देखोगे कि हम कहाँ। ये तो अभी आप फ्री के वेबिनार में बैठे हो, थोड़ा सा काजू का एक कतली तोड़ के आपको दिया है, लेकिन जब आप पूरा डब्बा लोगे अपने हिसाब से जब खाओगे, और रिकॉर्डेड वीडियो है इसके, 3 लाइव क्लास हैं और 2 रिकॉर्डेड वीडियो हैं, वो हाँ आपको सर, मिलते हैं। जो लोगों ने ज्वाइन किया है मैं उनका नाम लेती हूँ यहाँ पे, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। जी। वेलकम टू आवर बूट कैंप, रेखा जी, रीना जी, विवेक जी, सोनल जी, रीवा जी। और यहाँ पे है टोनी जी, सुरेखा जी, वेलकम। कृष्णा जी, मधु जी, वेलकम आप लोग। बहुत अच्छी बात है। इवन गुरप्रीत कौर ने जो क्वेश्चन लिखा था, मेरी बेटी 29 को 2 साल की हो जाएगी लेकिन ये रात में सोती नहीं और टेंट्रम्स भी बहुत हैं। एक चीज की जिद करती है तो भूलती ही नहीं है उसे। तो आपको तो मस्ट ये ज्वाइन करना चाहिए। आपको ये अभी मौका मिलेगा क्योंकि अभी तो आपके पास में कॉल आ जाएगा इस बुट कैम्प में, लेकिन इसके बाद अगर दोबारा लेकिन आप। इसके हाँ, बाद जब आप आएंगे तो ये फिर 2000 ये, का हाँ, आपको 2000 मिलेगा का रहता बिल्कुल। है क्योंकि 500 का रहता है रिकॉर्डेड वीडियो और 1500 रुपए का रहता है काउंसलिंग सिस्टम। काउंसलिंग इसीलिए आपके सेशन। पास में बहुत अच्छा एक मौका है। ये समझ लो जैसे कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो पहले उसकी कॉस्ट बहुत कम रखती है ताकि वो घर घर तक पहुंच जाए। तो अभी हमारी बुट कैंप की एक सीरीज चल रही है, वो इसीलिए चल रही है ताकि ये बुट कैंप का हमारे पास में सेटअप सारा तैयार हो जाएगा, और तैयार हो भी है। मोबाइल एडिक्शन हमने किया, सक्सेसफुल गया जी। पेरेंट को समझ में आ गया भैया प्रॉब्लम है ही नहीं। इवन उन्होंने बड़े प्रोग्राम में जाना था लेकिन नहीं गए। उन्होंने कहा जी मेरा जो समस्या थी, रूट कॉज जो था मोबाइल का, फिलहाल वो मेरा समाप्त हो गया। यानी कि छोटे डब्बे में ही वो तृप्त हो गए। अब बड़े डब्बे की तरफ जाने की जरूरत नहीं है या किसी और सामान को खरीदने की जरूरत नहीं है। खुशी की बात है कि पाठशाला ये काम कर रही है कि हर पॉकेट के लिए चीजें प्रोवाइड करा रही है, और ये बहुत सोच समझ के डिजाइन किया। इसके बाद हम लेकर आए थे जी स्टडी के पर बुट बुट कैंप। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं श्वेता जी, आप आइए। ये सब नया इनिशिएटिव है, आप आइए। ये सब नया इनिशिएटिव है। इसके अंदर जो और हमने जो इसमें जो है ना आपका और चीजें इसमें ऐड करी हैं, जो हमारे पहले से मेंबर है वो पूछ रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आप आइए, पहले भी आए हैं, स्टडी का हमने किया। तो स्टडी में बता दूं, स्टडी की समस्या आगे लास्ट डेट तक आते आते कोई सवाल नहीं जी बच्चों की स्टडी को लेके। इसके बाद आप समझिए, इसके बाद हम टेंट्रम का लेकर आए हैं। अभी टेंट्रम का जो बुट कैंप है, इसको आपको बहुत ही सुंदर आपके पास में अवसर है। इसे जब आप अटेंड करेंगे,
तो आपको मजा आ जाएगा जी, अगर आपके और एक बच्चे। एक एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, टेंट्रम शब्द सुन के ये छोटे ही बच्चों के लिए है, ये मत ये सोचिएगा। मत सोचना, क्योंकि बिल्कुल मैंने बिल्कुल। आपके साथ 65 ईयर ओल्ड एक अंकल का भी एक एग्जाम्पल दिया थैंक यू है। बिल्कुल। 24 ईयर अपने जो देवर का मैंने एग्जाम्पल दिया है। एक 45 के भाई साहब थे, मैंने उनका एग्जाम्पल दिया है। तो टेंट्रम्स ये कोई बच्चों के लिए ही नहीं है, ये आपके अपने लिए और आगे औरों को किस नजर से आप देख सकते हो वो नजरिया आपको देने के लिए, उसके लिए है। तो टीनेजर बच्चे हो चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी ठीक नहीं हो सकता है किसी की प्रॉब्लम को। कि अगर कैंसर जो है आज की डेट में कि 3rd स्टेज पे है तो वो ठीक नहीं हो सकता है। साइंस अपना काम कर रही है, तो प्रॉब्लम अगर आपको सही एक्यूरेट पता चल जाए कि कहाँ है और क्या है, तो उस पे जब हम काम करेंगे तो डेफिनेटली उस पे काम किया जा सकता है। जी, तो अभी हम चलना चाहेंगे ऋतु बिल्कुल जी, आपके सर। पास सफिशिएंट रजिस्ट्रेशन हो चुके बिल्कुल हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल हमें सर। यार, हाँ, बिल्कुल अब आपको इस जो जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हम बिल्कुल, लिंक शेयर कर आज देंगे। आज अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो ये 500 ही वहां पे रहेगा। फिर उसके बाद ही ऑटोमेटिकली रात को 12 बजे के बाद चेंज हो जाएगा वहां पे। और वैसे भी फिर ये आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगा, ये लाइव नहीं फिर मिलेगा। ये रिकॉर्डेड मिलेगा, क्योंकि जितने अभी तक हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कई लोग हैं जिन्होंने मोबाइल एडिक्शन और आपका जो है स्टडी वाला भी सर ज्वाइन किया, तो वो लोग भी यहाँ पे हैं। उनको अच्छी तरह पता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहे हैं तो ये रिकॉर्डेड पे जा रहे हैं। और अभी जितने भी नए टॉपिक हैं ये आपको लाइव मिलने वाले हैं। उसके बाद आ, फिर ये रिकॉर्डेड पे चला जाएगा। हाँ गुरजीत जी, धन्यवाद, आपने भी ज्वाइन कर लिया है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जाने से पहले, जाने से पहले दिखाना चाहता हूँ मैं, ऋतु जी थोड़ा सा 2 मिनट ले लेता जी हूँ बस, है ना। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप अगर स्क्रीन देखेंगे तो पाठशाला की स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पे आपको ऐसे आने वाले समय में टॉपिक मिलेंगे, जो छोटे टॉपिक से यानी 500 रुपए से लेके स्टार्ट होके 15,000, 20,000, 25,000 तक जाएंगे। और ज्यादा चीजें इसके अंदर और इन्वॉल्व होती, क्योंकि आगे जाके हम, और हमारी बहुत सारी प्लानिंग है। उन सब को आप अगर देखेंगे, हम अगर आपको समझाएंगे, तो वो और भी ज्यादा लेवल के आगे जाएंगे। इसीलिए अर्ली जो बेनिफिट होता है, जो पहले आओ पहले पाओ, सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। या तो नुकसान उठाएंगे या फायदा उठाएंगे। नुकसान उसके साथ में होता है जो लोग नए लोग आते हैं। पाठशाला बहुत पुराना नाम है, आप पाठशाला में आइए, देखिए स्टडी को बेहतर बनाने के। अब अगर आप इसको परचेज करेंगे तो केवल आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। पेरेंटिंग मास्टरी में, ये हमारा बड़ा प्रोग्राम है। मोबाइल एडिक्शन पे जाएंगे तो आप रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। तो इसी तरह से आपका बुट कैंप भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ऐसी करके और चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी। एक दिन ऐसा होगा कि आपको फिर वो नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए ये आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, वो है पर्सनल काउंसलिंग सेशन का। कोई नहीं देगा। आपने कई जगह वेबिनार कर लिए होंगे, क्योंकि आपने यहाँ भी वेबिनार कर रहे हो, तो ये 100% है। हम पहले तो है नहीं, ये तो हमें अच्छी तरह से पता है कि हम पहले तो है नहीं आपके वेबिनार में, कि भाई आप हमारा फर्स्ट टाइम आ रहे हो। आपने कई और वेबिनार करके देखे होंगे, और वहां पर भी आपने जब वहां देखा होगा वेबिनार, तो आपको पर्सनल सेशन कोई नहीं देगा। तो विरतो जी आप विदा लेते हैं। जी सर राइट, बिल्कुल। 12 ऑलरेडी बच चुके हैं। जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो परचेज करना चाहते हैं, हम दोबारा से इस लिंक को ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप जी आराम सर। से पूर्वक लेके एक छोटा 100 ग्राम का डब्बा काजू कतली का ले सकते हैं। ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी, ध्यान रखिए अपना। हैप्पी संडे।